जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो का इंट्रो देखो, आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो बाहर से दिखने में सभ्य, शालीन और काइंड हार्टेड लगते होंगे, आपसे अच्छे से बात करते होंगे और वो ऐसा भी दिखाते होंगे कि वो आपका भला चाहते हैं, और वो बाहर से आपकी मदद करते भी नजर आते होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। आपको लगातार ऐसा लग रहा कि जैसे कि आप स्टक से हो गए हैं। आपके अंदर लगातार बेचैनी बनी रहती है। इसके साथ साथ अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं इसका एहसास होगा कि ये जो सामने वाला इंसान जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। तो आपके लिए एक सजेशन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके आसपास पाए जाने वाले कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों के बारे में बताया है, और उन लोगों को बोलते हैं साइकोपैथ। मैं इस वीडियो में ये 5 चीजें कवर करूंगा। द बेसिक्स ऑफ साइकोपैथी, बिहाइंड द मास्क ऑफ अ साइकोपैथ, कॉमन मिथ्स अबाउट साइकोपैथ्स, व्हाट इज इनसाइड द ब्रेन ऑफ अ साइकोपैथ, आर साइकोपैथ्स बॉर्न और क्रिएटेड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं द बेसिक्स ऑफ साइकोपैथी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपके आसपास पाए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक लोगों को एक्सपोज करने वाला हूँ। एक ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हमारे चारों तरफ छुपे रूप में पाया जाता है। मैं आज उन लोगों के बारे में बताने जा रहा जो बाहर से चार्मिंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से खतरनाक, इमोशनलेस और मैनिपुलेटिव होते हैं। इन्हें कहते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर मूवीज और क्राइम स्टोरीज से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है कि साइकोपैथ सिर्फ सीरियल किलर्स या क्रिमिनल्स नहीं होते। कई बार वो हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइकोपैथी क्या है, और ये भी समझेंगे कि साइकोपैथी, सोशियोपैथी और नार्सिसिज्म में क्या अंतर है। साइकोपैथी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्लेकले और रॉबर्ट हेयर जैसे रिसर्चर्स ने साइकोपैथी के बारे में क्या क्या बताया है। तो अगर आप इन साइकोपैथ की हर चाल के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट लाइफ चेंजिंग लगे तो फिर आप हमें फॉलो भी कर लीजिए, और हाँ, पिन्ड कमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोपैथी आखिर है क्या। साइकोपैथी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर एक इंसान में 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करना। दूसरा, मैनिपुलेटिवनेस, यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और तीसरा, सुपरफिशियल चार्म, ऊपर से स्मार्ट और फ्रेंडली दिखना लेकिन अंदर से कोल्ड और सेल्फिश होना। लोग अक्सर साइकोपैथ और सोशियोपैथ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। एक साइकोपैथ ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है। वो ठंडे दिमाग से प्लान बनाता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। साइकोपैथ को कोई भी काम करते समय गिल्ट या रिग्रेट महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर साइकोपैथ किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो बाद में पछताता नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही कैलकुलेशन होता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ है। साइकोपैथ्स अक्सर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, इंटेलिजेंट और सोशली स्किल्ड भी लगते हैं, यानी कि वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए पहले उनका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उनका यूज करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ एक सोशियोपैथ इम्पल्सिव होता है, मतलब
वो अचानक से इमोशनल रिएक्शन दे सकता है, गुस्से में खुद पर कंट्रोल खो सकता है, वो झगड़ा कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो कोई इल्लीगल काम कर दे। यानी कि सोशियोपैथ की प्लानिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी साइकोपैथ की होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो साइकोपैथ चेस प्लेयर की तरह मूव करता है, मींस उसका हर एक स्टेप कैलकुलेटेड होता है, जबकि सोशियोपैथ स्ट्रीट फाइटर की तरह होता है, यानी कि सोशियोपैथ गुस्से में तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। अब बात करते हैं साइकोपैथ वर्सेस नार्सिसिस्ट की। ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कंपैरिजन है। नार्सिसिस्ट को हमेशा एडमिरेशन और अटेंशन चाहिए। उसे चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उसे स्पेशल ट्रीट करें। नार्सिसिस्ट का पूरा ईगो इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर लोग उसे इग्नोर कर दें या फिर उसको क्रिटिसाइज कर दें तो नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है। फिर या तो वो डिफेंसिव हो जाएगा या फिर लोगों को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो कितना स्पेशल है। लेकिन साइकोपैथ को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। उसे दूसरों से एडमिरेशन या फिर ईगो बूस्ट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पावर और कंट्रोल चाहिए। साइकोपैथ सोचता है कि मैं लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ और कैसे उनका यूज कर सकता हूँ। मतलब एक नार्सिसिस्ट को इमेज और ईगो की फिक्र होती है, जबकि साइकोपैथ को सिर्फ आउटकम और कंट्रोल की फिक्र होती है। उदाहरण के तौर पर, जब एक नार्सिसिस्ट किसी पार्टी में जाएगा तो वो चाहेगा कि सबकी नजरें उसी पर हों, सब उसकी तारीफ करें। जबकि जब एक साइकोपैथ पार्टी में जाएगा तो सोचेगा कि यहाँ कौन कौन मेरे काम आ सकता है और मैं किसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नार्सिसिस्ट ईगो ड्रिवन होते हैं, सोशियोपैथ इम्पल्सिव और एग्रेसिव होते हैं, जबकि साइकोपैथ कोल्ड, कैलकुलेटेड और इमोशनलेस होते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं हिस्ट्री की ओर। साइकोपैथी को साइंटिफिक तरीके से समझने की शुरुआत असल में 20वीं सदी में हुई थी। उस समय एक साइकियाट्रिस्ट थे, हार्वे क्लेकले। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरे साइकोलॉजी वर्ल्ड की दिशा बदल दी। उस किताब का नाम था द मास्क ऑफ सैनिटी। ये किताब इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि साइकोपैथी पर सीरियस स्टडी करने वाला हर रिसर्चर इसे पढ़ने को मजबूर था। क्लेकले ने उस किताब में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने लोगों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने बताया कि साइकोपैथ्स बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, वो इंटेलिजेंट नजर आते हैं, पोलाइट और फ्रेंडली भी दिखते हैं और कई बार तो इतने चार्मिंग होते हैं कि कोई भी उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाए। लेकिन क्लेकले ने एक चेतावनी दी कि ये सब सिर्फ एक मास्क है, क्योंकि अंदर से ये साइकोपैथ्स बिल्कुल खोखले होते हैं। इनके अंदर गिल्ट, एम्पैथी या लव जैसी रियल इमोशंस होती ही नहीं हैं। यानी बाहर से तो वो परफेक्ट लग सकते हैं पर अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। क्लेकले की यही थ्योरी आज भी साइकोपैथी रिसर्च की फाउंडेशन मानी जाती है। फिर पिक्चर में आते हैं रॉबर्ट हेयर, जिन्हें आज भी साइकोपैथी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने साइकोपैथी को मेजर करने के लिए एक साइंटिफिक टूल बनाया जिसका नाम है साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड। यह एक 20 पॉइंट का स्केल है जिसमें साइकोपैथी से जुड़े हुए ट्रेट्स मेजर किए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ रिमोर्स, पैथोलॉजिकल लाइंग, सैलो इमोशंस, नीड फॉर स्टिमुलेशन और मैनिपुलेटिवनेस। ये चेकलिस्ट इतनी पावरफुल है कि ये आज भी कोर्ट्स, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और रिसर्च लैब में यूज होती है। तो अगर किसी क्रिमिनल, सस्पेक्ट, यहाँ तक कि किसी पॉलिटिकल लीडर के बिहेवियर को एनालाइज करना हो तो ये स्केल सबसे रिलायबल टूल है। लेकिन क्लेकले और हेयर दोनों ने ही हमें एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि साइकोपैथ्स सिर्फ क्रिमिनल वर्ल्ड तक सीमित नहीं होते। ये लोग अपना मास्क इतने परफेक्ट तरीके से पहनते हैं कि हमें कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, पॉलिटिक्स में,
बिजनेस में और यहाँ तक कि पर्सनल रिलेशनशिप में ये एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साइकोपाथ हर जगह मौजूद हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, यानी कि कहीं भी। और हो सकता है कि आपका पति या फिर आपकी पत्नी ही साइकोपाथ हो, आपकी माँ साइकोपाथ हो या फिर आपका भाई साइकोपाथ हो। और हाँ, क्योंकि ये साइकोपाथ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव और अंदर से ब्रूटल होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई साइकोपाथ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बन जाए, या फिर हो सकता है कि आप जिस पॉलिटिकल लीडर को सबसे महान लीडर मानते हों, आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा नेता तो आज तक हमारे देश में हुआ ही नहीं। ये देश को कितना प्रेम करता है, कितना धार्मिक लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो नेता भगवान का अवतार हो। तो हो सकता है कि यही पॉलिटिशियन साइकोपाथ हो। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक उनका असली मास्क नहीं हटता तब तक हमें उनका असली चेहरा नजर ही नहीं आता। इसी वजह से साइकोपैथी को अक्सर कहा जाता है द मास्क ऑफ सैनिटी। तो आज हमने समझा कि साइकोपैथी क्या है और ये सोशियोपैथी और नार्सिसिज्म से कितना अलग है। साथ में क्लेकले और रॉबर्ट हेयर की रिसर्च के बारे में भी जाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये साइकोपाथ हमेशा बाहर से जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। बेसिक्स ऑफ साइकोपैथी को तो आपने समझ लिया, तो चलिए अब मास्क के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब हम साइकोपैथी के सबसे खतरनाक और फैसिनेटिंग हिस्से को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और वो है द मास्क। साइकियाट्रिस्ट हार्वे क्लेकले ने कहा था कि साइकोपाथ कभी भी अपने असली फेस के साथ सामने नहीं आते। वो हमेशा एक मास्क पहनते हैं और यही मास्क उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन ये मास्क कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। ये मास्क है नॉर्मैलिटी और सैनिटी का। मतलब कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल, चार्मिंग, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट है। आपको लगेगा कि ये इंसान सेफ है, ट्रस्टवर्दी है और मेरे जैसा है। जरा सोचिए, आप पहली बार किसी साइकोपाथ से मिलते हैं, फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसी थॉट्स आती हैं कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये मेरी हर बात समझता है, ये कितना केयरिंग और हेल्पफुल है। मीन्स वो आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को मिरर करेगा। अगर आपको कोई खास म्यूजिक पसंद है तो उसे भी वही म्यूजिक पसंद होगा। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो वो भी आपको ट्रैवल से जुड़ी कहानियां सुनाने लगेगा। फिर आपको लगेगा, वाह, ये इंसान तो मेरी सोलमेट वाइब्स दे रहा है। यही है उसका पहला ट्रैप। और इसके बाद आपका ब्रेन आपसे कहता है, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन यहां पर असली खेल तो मास्क के पीछे से खेला जा रहा। साइकोपाथ धीरे धीरे आपके बारे में सब कुछ स्टडी करना शुरू करते हैं, जैसे आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी बातें आपको इमोशनल कर देती हैं, आपके पास्ट ट्रॉमास क्या क्या हैं और आपकी डीपेस्ट डिजायर्स क्या क्या हैं। और इस तरह बिना आपको कुछ भी एहसास दिलाए वो आपके हर पैटर्न, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो आपका विश्वास जीतते हैं और इमोशनल अटैचमेंट बनाना शुरू करते हैं। और जब आप उन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, मीन्स जब आप उन्हें अपना पार्टनर, अपना मेंटर या फिर अपना गाइड मान लेते हैं, इसके बाद वो आपकी इमोशंस को आपके ही खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। साइकोपाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनका मास्क ऑफ नॉर्मैलिटी।
वो ऐसा मास्क पहनते हैं जो इतना रियल, इतना चार्मिंग और इतना कन्विंसिंग होता है कि आपको उन पर जरा सा भी शक नहीं होता। वो आपके सामने बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर एक्ट करता है। फर्क बस इतना है कि इन साइकोपाथ का स्टेज असली जिंदगी है और इस साइकोपाथ ने आपको लेकर क्या स्क्रिप्ट प्लान कर रखी है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता। आपको लगता है कि आप एक सच्चे, केयरिंग और परफेक्ट इंसान से मिले हैं, लेकिन असल में आप उनके स्क्रिप्टेड ड्रामा का हिस्सा बन चुके होते हैं। उनकी हर मुस्कान, हर तारीफ, हर कंसर्न सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है। जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी के आखिरी सीन में जो हीरो होता है वही अचानक से विलेन निकल आता है, वैसे ही जब इन साइकोपाथ का मास्क गिरता है तब उनका असली चेहरा आपके सामने होता है। तब आपको एहसास होता है कि मेरे साथ छल हुआ है। ये इंसान कभी हीरो था ही नहीं, ये हमेशा से ही एक विलेन था। ये मास्क इतना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ उनके चेहरे को नहीं छुपाता, बल्कि ये आपके पूरे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपको लगता है कि आप किसी भरोसेमंद, सच्चे और संवेदनशील इंसान से जुड़ रहे हैं, पर असल में आप धीरे धीरे एक ऐसे भ्रम में खींचे जा रहे होते हैं जहां सच और झूठ की सीमा मिट जाती है। उनका चार्म, उनकी बातों की मिठास और उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इतना ऑथेंटिक लगता है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती है कि ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब तक आपको होश आता है तब तक आपकी इमोशंस, ट्रस्ट और आपकी लाइफ के डिसीजन सब उनके कंट्रोल में जा चुके होते हैं। क्लेकले ने बिल्कुल सही कहा है कि साइकोपाथ्स वियर द मास्क ऑफ सैनिटी एंड दैट इज व्हाई दे आर द मोस्ट डेंजरस। जब तक मास्क लगा रहता है तब तक आपको लगता है कि आपने एक परफेक्ट इंसान को पा लिया है, लेकिन जैसे ही वो मास्क गिरता है फिर सामने जो चेहरा आता है वो इतना ठंडा, इतना खाली और इतना अजनबी होता है कि आपका पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल जाता है। तब आपको एहसास होता है कि आप जिस मुस्कान पर यकीन कर रहे थे वो दरअसल एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये मास्क सिर्फ चार्म या इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। एक साइकोपाथ इस वेपन से डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि वो आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया का फ्रेम ही बदल देता है और आपके नजरिए को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है। यही कारण है कि साइकोपाथ इतने खतरनाक होते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपको ठीक लगे वो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए एंड चेक पिन्ड कमेंट। अब सवाल उठता है कि क्या हम साइकोपाथ को सच में पहचानना जानते हैं, क्योंकि समाज में उनके बारे में जो भी बातें फैली हुई हैं उनमें से ज़्यादातर सिर्फ मिथक हैं। लोग सोचते हैं कि साइकोपाथ हमेशा हिंसक, खतरनाक या पागल होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल और डरावनी है। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर। साइकोपैथ्स के बारे में कुछ मिथ्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो चलिए अब उन मिथ्स के बारे में समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि साइकोपाथ का मतलब होता है किलर, यानी कि खून, डर और पागलपन। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक साइकोपाथ वो नहीं जो खून बहाता है, बल्कि वो है जो मुस्कुराता है, जो आपको कंट्रोल करता है। वो बिना हथियार उठाए आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि असली साइकोपाथ्स दुनिया के अंधेरे कोनों में नहीं, बल्कि सोसाइटी के सबसे रोशन जगहों में छिपे होते हैं, सूट पहनकर, स्माइल लगाकर और मास्क के पीछे। हेलो फ्रेंड्स,
इन डेंजरस साइकोपाथ्स के बारे में मैं आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोपाथ से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। जब हम साइकोपाथ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती हैं न्यूज हेडलाइंस, मर्डर केसेस और हॉलीवुड की डरावनी मूवीज। फिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेता है कि साइकोपाथ मतलब किलर। लेकिन सच ये है कि हर साइकोपाथ क्रिमिनल नहीं होता। बहुत से साइकोपाथ क्राइम सीन तक कभी पहुंचते ही नहीं, वो हमारे बीच ही घूमते हैं। क्योंकि साइकोपाथ्स डॉक्टर भी बन सकते हैं, लॉयर्स भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं और किसी बड़ी कंपनी का CEO भी बन सकते हैं। या फिर एक बॉस भी साइकोपाथ हो सकता है जो बाहर से एकदम चार्मिंग और परफेक्ट लगता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने एम्प्लॉयज को धीरे धीरे तोड़ रहा हो। जैसे कि जो सक्सेसफुल साइकोपाथ्स होते हैं वो कभी भी क्राइम नहीं करते, बल्कि वो पूरे सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर वो नियम कानून का इस्तेमाल करते हैं पावर पाने के लिए या फिर पावर में बने रहने के लिए। और यही असली खतरा है, क्योंकि साइकोपाथ एक रिस्पेक्टेबल मास्क पहनकर समाज में चलते हैं और बिना किसी को शक हुए सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि साइकोपाथ को देखकर पहचाना जा सकता है। इन लोगों को लगता है कि एक साइकोपाथ का चेहरा कोल्ड होगा और उसकी बातों में क्रूएल्टी झलकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि साइकोपाथ पैदाइशी एक्टर होते हैं। उनका मास्क इतना रियलिस्टिक होता है कि आप भूल जाते हैं कि वो एक मास्क है। वो आपके साथ आई कांटेक्ट रखेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे और आपको लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट, केयरिंग और परफेक्ट है। लेकिन वो सब एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन होता है। असल चेहरा तब दिखता है जब मास्क गिरता है और तब तक आप इमोशनल या फाइनेंशियल रूप से डैमेज झेल चुके होते हैं। यही कारण है कि साइकोपाथ बिजनेस, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप में इतनी आसानी से पावर पा जाते हैं, क्योंकि लोग उनके चार्म और कॉन्फिडेंस को ह्यूमन वार्मथ समझ लेते हैं। मीडिया ने साइकोपाथ्स को अक्सर वायलेंट क्रिमिनल्स के रूप में दिखाया है, यानी कि स्लम्स में पले बढ़े, गन्स और ड्रग्स से जुड़े हुए लोग। पर असलियत में साइकोपाथ्स हर क्लास और हर लेवल पर मिलते हैं। कई साइकोपाथ्स हाईली एजुकेटेड, रिच और पावरफुल होते हैं। इन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट साइकोपाथ्स या फिर सक्सेसफुल साइकोपाथ्स। ये क्राइम सीन में नहीं पाए जाते, बल्कि ये बोर्ड रूम्स, पार्लियामेंट और सोशल एलाइट्स के बीच नजर आते हैं। ये अपने कोल्ड नेचर को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरह दिखाते हैं और एम्पैथी की कमी को टफ लीडरशिप कहते हैं। ये एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, पावर पाने के लिए इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं और रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को इमोशनल स्लेवरी, यानी कि अपने पार्टनर को इमोशनली कंट्रोल करके रखते हैं। ये लोग इसलिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सब कुछ लीगल और सोशली एक्सेप्टेबल मास्क के पीछे करते हैं, और जब तक सोसाइटी इन्हें समझती है तब तक पूरा सिस्टम इनके कंट्रोल में आ चुका होता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइकोपैथी सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं है और ना ही ये कोई सीरियल किलर का मेंटल डिसऑर्डर है, बल्कि ये पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी है। साइकोपाथ्स को समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आप किसी साइकोपैथिक क्रिमिनल से खुद को बचाना चाहते हैं, बल्कि अगर आप अपने माइंड, इमोशंस और रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको साइकोपैथी को समझना होगा। क्योंकि जब तक हम उनके इल्यूजन को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके मास्क के धोखे में आते ही रहेंगे। अब हम एक साइकोपैथ के ब्रेन के अंदर घुसेंगे, लेकिन
क्योंकि अब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ कोर्सेज भी अपलोड किए हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप सीधे उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उन कोर्सेज को बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप उन कोर्सेज को खरीदने से पहले उन कोर्सेज से जुड़ी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि वो कोर्सेज किन लोगों को लेने चाहिए, उनमें मैंने क्या क्या बातें बताई हैं और वो कोर्सेज कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा, इस नंबर पर किसी भी समय आप व्हाट्सएप मैसेज करके उन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब इन साइकोपैथ के ब्रेन के अंदर घुसते हैं। आज हम एंट्री करेंगे एक साइकोपैथ के दिमाग के अंदर। तो फिर शुरू करते हैं। साइकोपैथी एक डिफरेंट तरीके का न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। साइकोपैथी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके काम करने का तरीका नॉर्मल से डिफरेंट होता है। सच पूछो तो एक साइकोपैथ के पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वायरिंग ही डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग फियर, गिल्ट, एम्पैथी और इमोशनल बॉन्डिंग जैसी भावनाओं को महसूस करने के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग करते हैं, और जब ये सभी हिस्से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी हमारी भावनाएं ठीक से काम करती हैं। लेकिन साइकोपैथ्स की यही इमोशनल सर्किटरी अलग तरीके से डेवलप होती है। उनके ब्रेन के रीजन्स या तो कम एक्टिव होते हैं या फिर उनके बीच का आपसी कम्युनिकेशन कमजोर होता है, जिसका सीधा असर उनके फियर, गिल्ट, सेंसिटिविटी और कनेक्शन फील करने की उनकी कैपेसिटी पर पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन का एक एक हिस्सा नॉर्मल इंसान में कैसे काम करता है, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेन का वही हिस्सा एक साइकोपैथ में किस तरीके से डिफरेंट रिएक्शन देता है। मैं आपको 6 पॉइंट्स में एक साइकोपैथ के ब्रेन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की। नॉर्मल इंसान में एमिगडाला एक तरीके का इमोशनल अलार्म होता है। यही वो हिस्सा है जो हमें डर महसूस कराता है, गिल्ट महसूस कराता है, एम्पैथी ट्रिगर करता है और दूसरों की आंखों में दिखने वाला डर या फिर तकलीफ को समझने में भी हमारी मदद करता है। ब्रेन का यही पार्ट पनिशमेंट को भी डेंजर की तरह रजिस्टर करता है। लेकिन एक साइकोपैथ का यही हिस्सा छोटा, कम एक्टिव और अंडर रिस्पॉन्सिव होता है। इसका रिजल्ट होता है थ्रेट्स उन्हें डराते नहीं, पनिशमेंट से वो सीखते नहीं, दूसरों के इमोशंस का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे जरूरी बात कि एक साइकोपैथ के दिमाग में इमोशनल मेमोरी बनती ही नहीं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान सीखता है कि यह काम मत करो क्योंकि यह काम गलत है, लेकिन एक साइकोपैथ यह लेसन कभी नहीं सीख पाता, बिकॉज हिज इमोशनल अलार्म सिस्टम डजंट रिंग। अब बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। यह हमारा मोरल डिसीजन मेकर है। यही हिस्सा हमारी इम्पल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है और किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम के बारे में भी सोचने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दिमाग का यह हिस्सा हमारी इमोशंस को हमारे डिसीजंस के साथ जोड़ता है। जैसे कि नॉर्मल इंसान में दिमाग का यह हिस्सा कहता है रुक जाओ, यह काम मत करो, इससे किसी को तकलीफ होगी। लेकिन एक साइकोपैथ का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दो तरीके से डिफरेंट होता है। एक साइकोपैथ का वेंट्रोमेडियल पीएफसी अंडर एक्टिव होता है, और ये जो वेंट्रोमेडियल पीएफसी होता है यह हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही एक हिस्सा होता है, और दिमाग का यह हिस्सा हमारी इमोशंस को हमारे डिसीजंस के साथ जोड़ता है। और चूंकि साइकोपैथ के दिमाग का यह हिस्सा बहुत कमजोर होता है, इसलिए एक साइकोपैथ हार्मफुल काम करने पर कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करता, कोई रिग्रेट फील नहीं करता, कोई सेम फील नहीं करता, और ना ही इनकी अंतरात्मा इनको कोसती है, क्योंकि इनकी इमोशंस इनके डिसीजंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते।
हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसे बोलते हैं डोर्सोलेटरल पीएफसी। हमारे ब्रेन का यह हिस्सा लॉजिक फ्रेम करने में और स्ट्रेटजी को बनाने में हमारी मदद करता है, और एक साइकोपाथ के ब्रेन का यह हिस्सा ओवर एक्टिव होता है। इसका रिजल्ट होता है कि एक साइकोपाथ का थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही शार्प होता है। वो प्रेशर की सिचुएशन में भी काम बने रहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और उनका बिहेवियर बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड होता है। उन्हें फियर, गिल्ट या सेम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, और इसी वजह से वो बेहद चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन यह चार्म इमोशन नहीं बल्कि एक मलिशियस स्ट्रेटजी होती है। पैरालिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशंस, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपस में जोड़ता है। मतलब कि यह हमारे इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन के बीच एक ब्रिज की तरह होता है। नॉर्मल इंसान में पैरालिम्बिक सिस्टम इमोशंस को समझने में और उन्हें महसूस करने में मदद करता है। यह हमारी मेमोरीज, मोरालिटी और एम्पैथी को भी आपस में जोड़ता है। यही सिस्टम हमारे अंदर जेन्युइन बॉन्डिंग और कंपैशन भी पैदा करता है। लेकिन एक साइकोपाथ का यह सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक साइकोपाथ के इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन, इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यही वजह है कि एक साइकोपाथ इमोशंस को समझ तो सकता है लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकता। एक साइकोपाथ लॉजिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि सामने वाला इंसान डर गया है, दुखी है या फिर खुश है, लेकिन उसके अंदर उस इमोशन का कोई भी फिजिकल या फिर इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं होता। इसीलिए एक साइकोपाथ एम्पैथी को मिमिक करता है, चार्मिंग दिखने की एक्टिंग करता है, और वो आपको ऐसा दिखा सकता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन यह सिर्फ एक मास्क है, फीलिंग नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस है, और इसे ही बोलते हैं मास्क ऑफ सैनिटी। इस मास्क ऑफ सैनिटी पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। एक नॉर्मल इंसान का रिवॉर्ड सिस्टम बैलेंस्ड होता है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान रिवॉर्ड भी देखता है और रिस्क भी देखता है। जैसे कि डोपामाइन हमें आगे बढ़ाता है जबकि फियर हमें रोकता है, और ये दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन एक साइकोपाथ का यही रिवॉर्ड सिस्टम एक अलग वायरिंग के साथ चलता है। इनका न्यूक्लियस एक्केम्बेंस हाइपर एक्टिव होता है, डोपामाइन सिस्टम ओवर सेंसिटिव होता है, और फियर सिस्टम अंडर एक्टिव होता है। इसका मतलब हुआ कि डेंजर उन्हें थ्रिल देता है, रूल्स तोड़ना उन्हें एक्साइटिंग लगता है, मैनिपुलेशन में उन्हें मजा आता है, और पावर उनके लिए एडिक्टिव होती है। और दूसरी तरफ इन्हें पनिशमेंट का बिल्कुल भी डर नहीं होता, ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की भी कोई टेंशन नहीं लेते, और ना ही इन्हें किसी भी तरीके के फिजिकल हार्म की चिंता होती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, और वो है ब्रेन कनेक्टिविटी। नॉर्मल इंसान में एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो हमारी इमोशंस होती हैं वो हमारी मोरालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि गिल्ट हमें गलत काम करने से रोकता है और फियर हमें डेंजरस काम करने से बचाता है। लेकिन एक साइकोपाथ में यह कनेक्शन लगभग टूटा हुआ होता है, यानी कि एक साइकोपाथ की इमोशंस उसकी मोरालिटी को गाइड नहीं कर पाती। इस डिस्कनेक्ट के कारण एक साइकोपाथ में इमोशनल ब्रेक्स नहीं होते, गिल्ट नहीं होता, फियर नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होती, और कोई रिग्रेट भी नहीं होता। इसीलिए एक साइकोपाथ वह सब कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान इमोशनली सह भी नहीं पाएगा। साइकोपाथ्स की इमोशनल दुनिया बहुत ही सैलो होती है। साइकोपाथ गिल्ट, सेम, एम्पैथी, फियर, बॉन्डिंग और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स को डीपली महसूस ही नहीं कर पाते। यानी कि साइकोपाथ्स ऐसी इमोशंस को महसूस ही नहीं कर पाते जो इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन वो कुछ इमोशंस बहुत ही स्ट्रांगली महसूस करते हैं, और वो इमोशंस हैं एंगर, थ्रिल, इरिटेशन, प्राइड एंड डोमिनेंस।
इसी वजह से रिश्ते उनके लिए बॉन्डिंग नहीं होते। एक साइकोपाथ के लिए किसी भी तरीके का रिश्ता एक तरह का गेम होता है, एक तरीके का रिसोर्स होता है, या फिर एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब हम कहते हैं कि एक साइकोपाथ अजीब है, खतरनाक है और इमोशनलेस है, तो इसके पीछे कोई भी मोरल जजमेंट नहीं होता, बल्कि इसके पीछे होता है उसके दिमाग का डिफरेंट डिजाइन। साइकोपाथ पागल नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग खराब होता है। एक साइकोपाथ के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसफंक्शनल होता है। एक साइकोपाथ की दुनिया और हमारी दुनिया एक जैसी दिखती है, लेकिन एक साइकोपाथ का ब्रेन और हमारा ब्रेन इस एक जैसी दिखने वाली दुनिया को भी दो अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक साइकोपैथ पैदा होता है या फिर क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इस चैनल पर 6 घंटे 45 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है, और उस वीडियो में मैंने दावा किया है कि मैं आपकी ज़िंदगी को बदल दूंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन देखने से पहले इस बात को कंफर्म करने के लिए कि मैं अपने दावे पर खरा उतरा हूं या फिर नहीं, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साइकोपैथ पैदा होता है या बनाया जाता है? आज हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। आपके पास 2 वजहों से इसका नॉलेज होना जरूरी है। पहली वजह है कि आपके आसपास साइकोपैथ छुपे हुए हैं, और दूसरी वजह है कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा धीरे धीरे साइकोपैथ बन रहा है तो आप उसके पेरेंट्स को आगाह कर सकते हैं और उस बच्चे को साइकोपैथ बनने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मेनली 4 से 5 चीजें जानेंगे, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स, एब्यूज एंड साइकोपैथी का लिंक, और फिर सच को पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा। और इसके बाद 1-2 चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ से जुड़ा एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साइकोपैथी की शुरुआत इंसान के बिहेवियर से नहीं होती, बल्कि उसकी बायोलॉजी से होती है। कुछ लोगों का इमोशनल सिस्टम जन्म से ही नॉर्मल इंसानों से अलग होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका दिमाग खराब होता है, बल्कि उनका दिमाग इमोशंस को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इस बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ऐसे इंसानों में फियर रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इनमें खतरे की पहचान करने वाला इमोशनल सर्किट कम एक्टिव होता है। एम्पैथी यानी कि दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता कमजोर होती है। यानी कि साइकोपैथ यह तो समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान दुखी है, लेकिन अंदर से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। साथ ही इनके अंदर एक्साइटमेंट और रिस्क लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा स्टिमुलेशन की तलाश में रहता है। साइकोलॉजी में इस तरह की जन्मजात प्रवृत्ति को कहा जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन एक बात और समझ लो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि वह इंसान निश्चित रूप से साइकोपैथ बन ही जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि उस इंसान के भीतर साइकोपैथी की तरफ झुकाव मौजूद है, यानी कि उसके अंदर साइकोपैथ बनने की संभावना मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंसान आगे चलकर साइकोपैथ ही बनेगा। इसी कारण साइकोलॉजी में एक बड़ी ही फेमस लाइन है, जीन्स लोड द गन, द इन्वायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि एक साइकोपैथ जन्म से ही साइकोपैथ होता है तो यह अधूरा सच है, और अगर आप ये मानते हैं कि साइकोपैथ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से बनते हैं तो ये भी अधूरा सच है। एकेडमिक स्टाइल में कहूँ तो ये कहूँगा कि साइकोपैथी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी से शुरू होकर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के माध्यम से डेवलप होने वाली एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अब जो भी मैं बताने वाला हूँ वह इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है,
तो अगर आप इस हिस्से को मिस कर देते हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। अब चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स को जान लेते हैं। चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स का मतलब होता है बचपन में दिखने वाले ऐसे संकेत जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह बच्चा बड़ा होकर साइकोपाथ बन सकता है या फिर नहीं। तो अगर आप इन सिग्नल्स को नोटिस कर लेते हैं तो आप उस प्यारे से बच्चे को साइकोपैथ बनने से बचा सकते हैं। तो आपको एक बच्चे के अंदर कम से कम इन 7 चीज़ों को नोटिस करना है। पहला, ये देखो कि बच्चा जानबूझकर किसी जानवर को चोट पहुंचा रहा और चोट पहुंचाने के बाद अगर उसे मज़ा आ रहा, साथ ही उसके चेहरे में कोई भी गिल्ट नहीं है, तो यह एक रेड साइन है, क्योंकि साइकोपैथी में इसे सबसे स्ट्रॉन्ग मार्कर माना जाता है। दूसरे संकेत के रूप में ये देखो कि क्या उसे सैडिस्टिक प्लेजर में मज़ा आता है, जैसे किसी बच्चे के रोने या डर जाने के बाद उसे मज़ा आता हो, या फिर दूसरे बच्चों को डराने के बाद उसे मज़ा आता हो। तीसरा संकेत, जब किसी को चोट पहुंचती है तो जब उस बच्चे को ये बात पता चलती है तो क्या उसमें कोई इमोशनल रिएक्शन दिखता है, और अगर नहीं दिखता तो यह एक क्रुएलिटी मार्कर है। इसके अलावा ये भी नोटिस करो कि जब वो बच्चा किसी को चोट पहुंचाता है, इसके बाद जब वो माफ़ी मांगता है तो क्या वह माफ़ी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। चौथा संकेत, अगर बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है, दूसरे बच्चों को आपस में लड़वाता रहता है और पकड़े जाने पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिनाई भी कर देता है। पांचवा संकेत, जब आप उस बच्चे को सज़ा देते हो तो भी उसका बिहेवियर नहीं बदल रहा। इसके अलावा आपके डर दिखाने पर, गिल्ट और सेम महसूस करवाने पर भी उसका बिहेवियर नहीं बदल रहा। छठवां संकेत, ये देखो कि क्या बच्चे को तोड़फोड़ करने में मज़ा आता है, यानी कि क्या उसे केओस में एक्साइटमेंट महसूस होती है। सातवां संकेत, क्या वो बच्चा रोकर या किसी और तरह से माता पिता और टीचर्स को मैनिपुलेट करता है। तो आपको इन 7 क्रुएलिटी मार्कर्स को नोटिस करना है और पहले वाले मार्कर को टॉप प्रायोरिटी में रखना है। तो अगर किसी बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर्स नज़र आ रहे और साथ ही इस तरीके का बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ही खतरनाक साइकोपाथ बन सकता है। साइकोलॉजी में इन मार्कर्स को कहते हैं कॉलस अनइमोशनल ट्रेट्स। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि यह डायग्नोसिस नहीं है, यह सिर्फ अर्ली वार्निंग है। समस्या तब होती है जब पेरेंट्स या सोसाइटी या तो इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर सिर्फ पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस और पनिशमेंट बच्चे को साइकोपाथ होने से नहीं बचा सकते। अब ये समझ लो कि साइकोपैथी से इन मार्कर्स का क्या रिलेशन होता है। तो देखो, किसी साइकोपैथ में एम्पैथी, रिमोर्स एंड इमोशनल बॉन्डिंग की कमी होती है। तो बच्चे में ये तीनों क्वालिटीज़ बचपन में ही डेवलप हो जानी चाहिए। लेकिन अगर इस स्टेज में, यानी कि बचपन में क्रुएलिटी नॉर्मलाइज हो रही, तो भाई ये ठीक नहीं हो रहा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चे ने बचपन में एब्यूज फेस किया है तो वह साइकोपैथ बन जाएगा। तो आप एक बात समझ लो कि एब्यूज साइकोपैथी की वजह नहीं है, बल्कि एब्यूज सिर्फ एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, जो चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं उनको वो और तेज कर देता है। मीन्स अगर किसी बच्चे में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी नहीं है तो एब्यूज उस बच्चे को साइकोपैथ नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर बच्चे में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी मौजूद है और फिर अगर उसने ट्रॉमा या एब्यूज फेस कर लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा बड़ा होकर साइकोपैथ बनेगा। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि हर एब्यूज्ड बच्चा साइकोपैथ क्यों नहीं बनता। तो सच सुन लो कि ज़्यादातर एब्यूज्ड बच्चे साइकोपैथ नहीं बनते। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी होती है, उन्हें गिल्ट महसूस होता है और उन्हें इमोशनल पेन भी होता है। इसलिए ट्रॉमा या एब्यूज़ उन्हें एंग्सियस, फियरफुल, डिप्रेस्ड एंड पीपल प्लीजर तो बना सकता है, लेकिन साइकोपैथ नहीं बना सकता। क्योंकि साइकोपैथ एंड ट्रॉमा सर्वाइवर में एक अंतर होता है कि ट्रॉमा सर्वाइवर दर्द को महसूस करता है, जबकि साइकोपैथ
दर्द को सिर्फ समझता है, महसूस नहीं कर पाता। अब पूरा सच जान लो, एक साइकोपैथ तब साइकोपैथ बनता है जब जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो, इमोशनल सिस्टम अलग हो, इन्वॉल्वमेंट एम्पैथी को पनपने न दे और मैनिपुलेशन से फ़ायदा मिलने लगे। इसीलिए कहा जाता है साइकोपैथ्स आर बॉर्न डिफरेंट बट मेड डेंजरस। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन तो है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, सोशल इन्वॉल्वमेंट भी हेल्दी है, यानी कि आसपास के लोग टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव नहीं हैं, और साथ ही जब वो बच्चा किसी को मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसे उस मैनिपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो शायद उस बच्चे के अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होने के बावजूद साइकोपैथ नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मान लो आपका हस्बैंड ही साइकोपैथ है और फिर आपको ये लग रहा कि चूंकि आपके हस्बैंड ने बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा फेस किए हैं, एब्यूज फेस किया है, इसलिए ऐसा इंसान बना है, तो फिर आप क्या करेंगी? उसे प्यार देंगी, उसकी केयर करेंगी और इस तरीके से उसे हील करने की कोशिश करेंगी। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि एक साइकोपैथ कंट्रोल करने के लिए सिंपैथी का इस्तेमाल करता है, खुद को विक्टिम दिखाकर आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और बड़ी ही समझदार, पढ़ी लिखी और थेरेपी वाली भाषा भी बोल सकता है। इसलिए याद रखो कि ब्लाइंड सिंपैथी खतरनाक है। अब मैं अपने निजी जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताऊं, उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेस आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेस आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं छोटा था, मीन्स लगभग 10 से 11 साल का, तो मुझे एक ऐसे लड़के का सामना करना पड़ा जो मेरे से लगभग 5 से 6 साल ही बड़ा था। उसके अंदर एक पैटर्न ये था कि उसे जानवरों को नुकसान पहुंचाने में और उन्हें मारने पीटने में कोई गिल्ट नहीं होता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि वो मुझे और मेरी हम उम्र के भाई और मेरे दोस्तों को आपस में लड़वाता था और इस लड़ाई से उसे बड़ा मज़ा आता था। वो मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ मेरे सामने ही भड़काता। वो उसे मेरे बाल नोचने, हल्की फुल्की गाली देने और बॉडी शेमिंग करने के लिए उकसाता। और जब मैं रिएक्ट कर जाता और अपने दोस्त से लड़ जाता, तो पहले वह उस लड़ाई के मज़े लेता और फिर वो जब ये देखता कि लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर हम दोनों को अलग कर देता। और फिर कुछ घंटे या दिन के बाद यही साइकिल फिर से रिपीट होती। यह एक ऐसा ट्रॉमा था कि आज भी मैं जब उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मैं गुस्से से भर जाता हूँ और मेरी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। खैर, अब ये सोचो कि वो लड़का बड़ा होकर कैसा बना होगा। मैं बताता हूँ। वो लड़का बड़ा होकर साइकोपैथ ही बना, और बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ। बाहर से वो हेल्पिंग भी दिखता है और केयरिंग भी। अब चूंकि साइकोपैथ मैनिपुलेटिव भी होते हैं, इस वजह से वो साइकोपैथ जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है उसमें वो कंपैरेटिवली सक्सेसफुल भी नज़र आ रहा, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों का सम्मान भी पाता है। और हाँ, कुछ लोगों को इस बात का एहसास तो है कि ये इंसान ठीक नहीं है, खतरनाक है, लेकिन एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता कि वो कितना खतरनाक और गिरा हुआ है। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो लोग अच्छे दिख भी रहे, उनमें से ज़्यादातर लोग कायर हैं। और ये लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए अच्छाई का मास्क पहने हुए हैं।
और ये दुनिया बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छाई का मास्क पहने हुए कायरों से भरी पड़ी है। अब आप इन 2 वीडियोस को जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।